Welcome to the course Introduction to Computers. In today's lecture we will learn about operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं इसने अपने ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने हैं और ऑपरेशन के दौरान उसकी क्या क्या कोऑर्डिनेशन होनी है अमंग द डिफरेंट डिवाइसेस। तो हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं इनकी कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना और इनकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए भी हो सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी हो सकते हैं। जो भी हार्डवेयर डिवाइस है उसको रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो जो बेसिक हमारी हार्डवेयर है इसको रन करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। जहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा उस डिवाइस को हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी डिवाइस जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है उस डिवाइस को हम ऑपरेशन के अंदर नहीं लेके आ सकते हैं। अब इन डिवाइसेस में हमारे पास हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास लैपटॉप हो सकते हैं, हमारे पास जो हमारे स्मार्टफोन्स हो सकते हैं, आईपैड, ये डिफरेंट तरह की जो डिवाइसेस हैं इनको रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। अब अगर हमारे पास इन डिवाइसेस के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो ये हमारी डिवाइसेस पावर ऑन ही नहीं होंगी। इसकी हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि हमारे पास एक गाड़ी है जिसके अंदर फ्यूल ही नहीं है, या एक हमारे पास ऐसी गाड़ी है जिसका कोई ड्राइवर नहीं है, तो गाड़ी एक ही फिक्स जगह के ऊपर खड़ी है तो वो यूज़लेस है। जब तक उसको कोई रन नहीं करेगा तो तब तक उसका बेनिफिट अचीव नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर जो हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं इससे हम कोई फंक्शन नहीं ले सकते हैं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिवाइसेस को पावर ऑन करता है और इसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है ताकि जो यूज़र है इसको यूज़ कर सके, कि यूज़र ने जब इसको यूज़ करना है तो उसको इंटरफेस प्रोवाइड करना हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके अलावा जितने भी जो सॉफ्टवेयर हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर रन होते हैं उनको मैनेज करना, फिर जितने भी सॉफ्टवेयर रन होते हैं इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन करना और इनकी आपस में कम्युनिकेशन कराना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। अगर जब हम कोई फ़ाइल सेव करते हैं तो सेव के दौरान जो है वो किस एरिया के अंदर सेव होनी है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। इसके अलावा जितनी भी डिवाइसेस हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करते हैं उन डिवाइसेस से काम लेना भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कैटेगरी के अंदर ही आता है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने बताना होता है कि जो भी डिवाइसेस अटैच डिवाइसेस हैं उनसे कैसे काम लेना है। तो यही जनरल चीज़ें हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिक कंपोनेंट है कि जो भी हार्डवेयर हम परचेज करेंगे चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम होगा या मोबाइल डिवाइस होगी उसके ऊपर इंस्टॉल होना इसका लाजमी है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? तो जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ हैं, विंडोज़ 7 थी, विंडो 10 है, विंडो XP है, जो ओल्डर वर्जन थे विंडो 98 थी। इसी तरह हमारे पास जो है वो लिनक्स, यूनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी अवेलेबल हैं। एप्पल का मैक OS भी अवेलेबल है। इसी तरह गूगल ने जो नेटवर्क ऑपरेशंस हैं इनको परफॉर्म करने के लिए कि ऐसी नेटवर्क एप्लीकेशन जो मोस्टली यूज़ होती हैं उनके लिए अलहदा से एक क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया गया है। इसी तरह मोबाइल डिवाइसेस के लिए हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड यूज़ होता है या iOS है। तो ये डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसके जो बेसिक फंक्शन या टास्क जो परफॉर्म करने होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो मोबाइल डिवाइसेस और कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर है, कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है या मोबाइल डिवाइसेस हैं ये सेम तरह के फंक्शंस ही परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन ये हमें यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम उस डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर सकें। इसके अलावा जितनी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन होते हैं उनको मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके अलावा अगर जब हम एक नया प्रोग्राम रन करते हैं तो मेमोरी के अंदर किस एरिया में उसने लोड होना है, तो और जब हम उसको क्लोज़ करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, तो उस मेमोरी एरिया को जो है वो डी एलोकेट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसी तरह अगर हमारे जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है और इन्होंने आपस में अगर किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन करनी है तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही पर फैसिलिटी देता है कि डिफरेंट तरह के जो एप्लीकेशंस हैं आपस में कम्युनिकेट कर सकें। फाइल्स को जब हम स्टोर करते हैं तो किस एरिया के अंदर स्टोर करना है ताकि उसकी जो एफिशिएंट रिट्रीवल हो सके, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। इसके अलावा हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम है इसके साथ
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच होती हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। तो इन डिवाइसेस को कंट्रोल करना और मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हम जब भी कोई हार्डवेयर डिवाइस लेंगे तो उसके ऊपर इंस्टॉल होना लाजमी है, ताकि हम उससे डिफरेंट तरह के जो काम ले सकें। अब हमें कंप्यूटर से काम लेने के लिए सबसे पहले उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा, और फिर जो हम टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करेंगे। तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है इसके अंदर ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कहाँ पे इंस्टॉल होता है, तो जो लैपटॉप है या हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं इनके अंदर मोस्टली हार्ड ड्राइव के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। लेकिन जो हमारी मोबाइल डिवाइसेस हैं चूँकि इनके अंदर हार्ड ड्राइव नहीं होती बल्कि फ्लैश मेमोरी होती है, तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन है ये रोम चिप में होती है या फ्लैश मेमोरी के अंदर होती है। इसीलिए हमारे जो मोबाइल डिवाइसेस हैं वो हमारी कंप्यूटर या लैपटॉप की निस्बत फास्ट हैं, क्योंकि उनकी जो स्टोरेज है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो फ्लैश मेमोरी के अंदर हो रही है। हमने देखा था कि जो हमारी मेमोरी की जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं इनकी स्पीड किस तरह से है, तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड थी वो फ्लैश मेमोरी की थी। फिर हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक स्टोरेज जो डिवाइसेस थी जिनके अंदर हार्ड डिस्क थी, फ्लॉपी डिस्क थी, इनकी थी। और फिर इससे जो कम स्पीड थी वो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस की थी जिसमें CDs या DVDs थी। अब जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अब हमने बेसिकली ये कहा कि हमारी जो कंप्यूटर की हार्डवेयर है इसको चलाने के लिए इसके ऊपर हम इंस्टॉल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर हम जो है अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। अब इससे हो गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता। अब जब भी हार्डवेयर से कोई फंक्शन लेना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम को, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो हमारी हार्डवेयर है उसको रिक्वेस्ट करेगी, और जब हमारा काम हो जाएगा तो हार्डवेयर बता देगी ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बता देगा। इस तरह से जब भी हमने कोई टास्क लेना है तो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकता, उससे काम नहीं ले सकता। तो सबसे पहले जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारी जो डिवाइसेस हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या उसने कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, कोई फाइल सेव करनी है, तो वो सारा काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस से करवाएगा। अब ये हम कहते हैं कि जब भी जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म बन गया कि बेसिकली हमारे पास एक हार्डवेयर थी, हार्डवेयर के ऊपर जो है हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। एग्जांपल है कि हमारे पास लैपटॉप्स हैं तो इसमें अगर हमने विंडोज़ इंस्टॉल कर ली तो विंडोज़ जो है हमारा प्लेटफॉर्म बन गया। अब जो भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होगा और वो हार्डवेयर से काम लेगा। इसी तरह अगर हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर है, इसके ऊपर हमने जो है वो मैकओएस इंस्टॉल कर दिया जो गूगल का है, सॉरी एप्पल का है, तो हमारे पास जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब रन होगा वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा। तो इसको एक हार्डवेयर के ऊपर जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म बन गया जिसके ऊपर हम डिफरेंट तरह के अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर रन होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे रन करें। इस प्लेटफॉर्म से ये मुराद है कि सिर्फ जो है वो फॉर एग्जांपल विंडोज़ है अगर तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पे ही चले। ऐसे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं जो बहुत सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मैकओएस है, यूनिक्स है, लिनक्स है, विंडोज़ है, इन सब के ऊपर चल सकें। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर चल सकते हैं उनको हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस कहते हैं। ऐसे एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर जो सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर चल सकें उनको क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस का नाम दिया जाता है। अब ये बेसिक हमें दिखाया गया कि शुरू में हमारे पास हार्डवेयर होती है, हार्डवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है हम अपने सिस्टम इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने जब भी कोई काम लेना होता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर को रिक्वेस्ट करता है कि ये काम जो है वो परफॉर्म कर दिया जाए। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कौन चलाता है, तो यूज़र बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले यूज़र है, यूज़र ने कोई कमांड जनरेट की, वो कमांड एप्लीकेशन प्रोग्राम को जाती है, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को रिक्वेस्ट करता है कि ये टास्क परफॉर्म कर दिया जाए।
तो ये इन जनरल हमारे पास है कि ये हायरार्की किस तरह से है कि एक्चुअल काम हार्डवेयर ने परफॉर्म करना है, लेकिन ये रिक्वेस्ट का मैकेनिज्म कैसे आता है कि यूज़र जो भी कमांड देता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जाएगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करेगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर को रिक्वेस्ट करेगा कि ये काम जो है वो परफॉर्म कर दिया जाए। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर हमको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो यूज़र जो है वो एक कमांड जनरेट करेगा। कमांड जनरेट करने के बाद जो है वो कमांड जाएगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है इसको प्रिंट करना है। तो ये एक्चुअल जो प्रिंटिंग है, फिर हमारा जो सिस्टम यूनिट है ये कमांड भेज देगी प्रिंटर को कि ये वाली जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है इसको प्रिंट कर दिया जाए। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, ये लैपटॉप्स हैं। इनके अंदर मोस्ट पॉपुलर जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडोज़ है। इसी तरह जो एप्पल की डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, इसके साथ मैकओएस आ रहा है। मोबाइल के लिए हमारे पास एंड्रॉयड है, iOS है, या विंडोज़ के फ़ोन भी आजकल आ रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं जिसमें लिनक्स है, यूनिक्स है और डिफरेंट जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं कि एक जो जनरल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 हमारे पास ऐसा होता है कि जो हमारे पास हर टाइम जो है वो लोड होता है मेमोरी के अंदर, मेन ये कंपलसरी पार्ट है। और दूसरा ऐसा है जो नॉन रेजिडेंट है या कंपलसरी नहीं है, इसकी जब हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑन डिमांड हम इसको लोड करते हैं कि जब हमें इसकी डिमांड होगी इसको हम जो है वो लोड करेंगे। जो हमारे पास रेजिडेंट पार्ट है या कंपलसरी पार्ट है इसकी हमें हर टाइम पे रिक्वायरमेंट है कि जब हमने कंप्यूटर सिस्टम ऑन कर लेना है तो ऑफ करने तक जो है वो रेजिडेंट पार्ट जो है हमारे पास लोड रहेगा। जबकि नॉन रेजिडेंट पार्ट ऐसा पार्ट है कि जिसकी जब हमें रिक्वायरमेंट होगी इसको तब हम उसको लोड करेंगे। तो ये जो रेजिडेंट पार्ट है इसको इन जनरल जो है हम कर्नल कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा काम जो बेसिक सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, हमारी सारी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, इसको हम कर्नल कहते हैं। ये सेंट्रल कंपोनेंट है, मेन हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसने पूरे हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करना है। अब ये सबसे पहले जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है, और जब हम ऑफ़ करते हैं तो जब मुकम्मल तौर पे हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो टर्न ऑफ हो जाता है, तब ये मेमोरी से अनलोड होता है। जो ही हम हमारे कंप्यूटर का बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये वाला जो पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल ये मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है। अब ये जो जब लोड होता है तो डिफरेंट तरह के ये जो फंक्शन है परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, डिफरेंट एप्लीकेशन की जो है वो कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, टास्क की कोऑर्डिनेशन के लिए ये सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास जब भी हमने पहले देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करनी है तो वो रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो रिक्वेस्ट करता है कर्नल को, फिर कर्नल जो है एक्चुअली हार्डवेयर से वो काम करवा के देता है। तो ये बेसिक हायरार्की है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने जब भी किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करनी है, कोई काम करवाना है हार्डवेयर से, तो उसने रिक्वेस्ट करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम को, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वो इस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेजर पार्ट हमने कहा या कोर पार्ट है ये हमारे पास कर्नल है। फिर हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड पार्ट है इसको हम नॉन रेजिडेंट पार्ट कहते हैं। ये तब लोड होता है जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम अपनी मेमोरी को जो है वो वेस्ट नहीं करते, इस चीज़ को हम अनलोड कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि अब जब हम कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के अंदर हमारे पास बूटिंग प्रोसेस कैसे होते हैं और किस तरह की बूटिंग है हमारे पास। अब जब हम अपने कंप्यूटर पे पावर ऑन बटन प्रेस करते हैं, हमने पावर ऑन बटन प्रेस कर दिया, इससे हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो पावर जानी शुरू हो जाती है। अब सबसे पहले जो रोम है CPU इससे इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है और इनकी एग्जीक्यूशन करनी स्टार्ट कर देता है। अब हमें ये पता था कि जो रोम है इसकी मेमोरी लिमिटेड होती है। अब हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली हमारी जो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस हैं या हार्ड डिस्क है उसके अंदर पड़ा होता है, या अगर ये मोबाइल डिवाइस है तो फ्लैश मेमोरी के अंदर होगा। अब ये रोम के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर इसके हार्ड डिस्क के अंदर किस जगह के ऊपर पड़ा हुआ है। तो फिर ये होता है कि जो ही हमारे पास एक बेसिक सी स्क्रीन सामने आती है उसको हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बाद जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इधर से मेमोरी के अंदर लोड होना शुरू हो जाता है।
तो CPU कमांड देता है और यहाँ से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है। CPU जो है वो डायरेक्टली नॉन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को एक्सेस नहीं करता, बल्कि CPU डायरेक्टली एक्सेस करता है रैम को और रोम को। तो इसने जितनी भी इंस्ट्रक्शन पढ़नी है वो रैम से पढ़नी है, तो इसलिए CPU कमांड दे देता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेजर पार्ट है या कर्नल है वो लोड हो जाए मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी के एक एरिया के अंदर जो कर्नल है वो लोड हो जाता है, फिर जो CPU है यहाँ से इंस्ट्रक्शन पढ़नी शुरू कर देता है। अब ये जो कंप्यूटर के स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना, इस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। अब बूटिंग हमारे पास दो तरह से हो सकती है। ऐसी बूटिंग है कि अगर हमारे पास जो है वो कंप्यूटर ऑलरेडी पावर ऑफ पड़ा था, फर्स्ट टाइम उसको ऑन किया, तो इसको हम कोल्ड बूट कहते हैं। कोल्ड बूटिंग के अंदर हम फर्स्ट टाइम पे अपने कंप्यूटर को जो है वो टर्न ऑन करते हैं। अगर हमारा कंप्यूटर या हमारी मोबाइल डिवाइस ऑलरेडी रनिंग स्टेट के अंदर है, चल रही है, लेकिन किसी वजह से हम इसको जो है वो रीस्टार्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो गया है, या हम ये चाहते हैं कि अपने जो कंप्यूटर सिस्टम है या मोबाइल है इसको रीस्टार्ट खुद से करें, तो इस केस के अंदर जो है हमारी जो बूटिंग होती है इसको वार्म बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग के अंदर ऑलरेडी हमारा जो पावर ऑन सिस्टम होता है इसको हम रीस्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली रीस्टार्ट करने के प्रोसेस को वार्म बूटिंग कहते हैं, और जो फर्स्ट टाइम पावर ऑन करना है इसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके मेजर फंक्शन कौन कौन से हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जनरल हमने फंक्शन देखे थे कि इसने जो यूज़र है इसको इंटरफेस प्रोवाइड करना है, फिर इसके अलावा जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनको कंट्रोल करना है, मेमोरी को मैनेज करना है। एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर रन हो रहे होते हैं, उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करना है कि किस टाइम पे कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो CPU को एक्सेस करेगा, फिर हमारी जो डिफरेंट फाइल्स हैं या चीज़ें हैं वो कहाँ पे कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती हैं। तो ये सारे फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है इसको हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस के बारे में ऑलरेडी हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की हुई है कि 3 तरह के इंटरफेस हमने पढ़े थे, कमांड लाइन था, ग्राफिकल था या मेन्यू बेस्ड था। तो जो कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस है ये बेसिकली इसमें हम जो है वो कमांड्स लिख के बताते हैं। अब ये यूज़र पे बोझ होता है कोई भी चीज़ लिख के बताना, क्योंकि उसको वो कमांड्स जो हैं वो याद रखनी पड़ती हैं। तो इससे जो बेटर ऑप्शन है दैट इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इन अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देयर आर आइकॉन्स, और उन आइकॉन्स को हमें डिफरेंट कर्सर से या टच स्क्रीन से कंट्रोल करते हुए कमांड्स दे सकते हैं। तो यूज़र इंटरफेस बेसिकली जो यूज़र है और कंप्यूटर है इसकी बेसिक जो इंटरेक्शन है ये बनाता है कि अगर यूज़र ने डिफरेंट तरह के टास्क परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए क्या कमांड्स जनरेट करनी है, और उन कमांड्स को जनरेट करने के लिए यूज़र इंटरफेस को इस्तेमाल करते हैं। अब इससे हम किसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये सारी कमांड जो हैं वो यूज़र देते हैं। अब यूज़र को कमांड देने के लिए जो इंटरेक्शन है वो हमारे पास डिफरेंट तरीक़ों से हो सकती है कि या तो हम कीबोर्ड से करें, माउस से करें, या हमारे पास अगर वो टच स्क्रीन है तो उस तरीके से करें। तो जो कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस है इसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएंगे। कैसे बताएंगे? इसमें हमारे पास एक स्क्रीन सामने आ जाएगी, उस स्क्रीन के ऊपर हम लिख के बता देंगे। उसको हम प्रॉम्प्ट कमांड कहते हैं, शेल कहते हैं। तो डिफरेंट इसके नाम्स हैं जिसके थ्रू हम जो है वो कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस के थ्रू कमांड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिसके अंदर डॉस था, तो डॉस हमारे पास ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस पे रन होता था। डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था बल्कि कमांड लाइन इंटरफेस ही था। इसका जो हमारे पास नेक्स्ट बेटर वर्जन आया दैट इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके अंदर हमारे पास जो है वो इमेजेस आ गए हैं और स्क्रीन के ऊपर चीज़ें अपीयर होनी शुरू हो गई हैं। आइकॉन्स आ गए हैं, हमें चीज़ें जो है मेमोराइज नहीं रखनी पड़ती, बल्कि इन आइकॉन्स को देख के हमें पता चल जाता है कि ये क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे होंगे। अब यूज़र की जो लर्निंग है वो आसान हो गई है कि यूज़र ने पहले उसको कमांड याद रखनी पड़ती थी, अब उसको सिर्फ आइकॉन देख के ऑलरेडी पता होता है कि ये आइकॉन क्या काम करेगा। तो आजकल इससे भी जो हमारे पास आइकॉन्स को भी पहले हम माउस से कंट्रोल करते थे या कर्सर से कंट्रोल करते थे, आजकल जो है वो टच स्क्रीन अवेलेबल है। टच स्क्रीन के अंदर जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है हम डायरेक्टली हम इनपुट दे सकते हैं। इसके बाद इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड फंक्शन है दैट इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली ये होती है कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम रन होते हैं। जब प्रोग्राम रन होते हैं तो वो हमारी हार्ड डिस्क से लोड होते हैं इनटू द रैम। यहाँ पे हमारा CPU है, CPU ने हमेशा जो है वो रैम को एक्सेस करना है। अब हमारे पास जो है जो भी प्रोग्राम है उसने मेमोरी के अंदर लोड होते जाना है। अब मेमोरी की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, इसलिए हम ये करते हैं कि जब हमें एक किसी प्रोग्राम की ज़रूरत होती है तो हम उसको लोड कर लेते हैं। जो ही वो प्रोग्राम टर्मिनेट होता है या उसका काम ख़त्म हो जाता है तो उसको मेमोरी से ख़त्म कर दिया जाता है। मेन हमारी जो मेमोरी है इसको क्लियर कर दिया जाता है।
तो जब भी एक नया प्रोग्राम रन होता है तो मेमोरी के अंदर अपने लिए एक एरिया लोकेट करता है, और जो ही हमारे पास उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो इसको हम डी एलोकेट कर देते हैं। तो ये हमारे डाटा और प्रोग्राम दोनों लोड होते हैं टू द रैम, और जब हम ये हमारे पास रैम पे लोड होते हैं तो उसके अंदर जो है वो अब एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। अब एरिया ऑक्यूपाई जो है हमारे ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी किया होता है, और जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो रन होते हैं वो भी इसके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब चूँकि इसकी लिमिटेड कैपेसिटी है, इसलिए जब भी हमारा कोई सॉफ्टवेयर जो है वो टर्मिनेट होगा, मीन उसकी एग्जीक्यूशन जो एंड होगी, तो हम इसके जो कंटेंट है उनको क्लियर कर देंगे, मीन मेमोरी को डी एलोकेट कर देंगे। मेमोरी देने को हम कहते हैं मेमोरी एलोकेट करना, और मेमोरी को फ्री करने को कहते हैं मेमोरी डी एलोकेट करना। इसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट है कि कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। एग्जांपल है इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, मेमोरी है, प्रोसेसर है और डिस्क्स हैं। इन सबको एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कराना और इनकी मॉनिटरिंग करना, मैनेजमेंट करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि किस टाइम पे कौन सा जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो कितनी स्पेस ले रहा है, उसको किन किन हार्डवेयर की ज़रूरत है, और किस टाइम पे उसने कीबोर्ड को एक्सेस करना है, किस टाइम के ऊपर उसने स्क्रीन को एक्सेस करना है, और किस टाइम के ऊपर उसने डिस्क को एक्सेस करना है, ताकि अपनी चीज़ों को वो सेव कर सके। इसके बाद हमारे पास है कि जब हम अपनी फाइल्स को कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं तो इनको हम कहते हैं कि फ़ाइल मैनेजमेंट करना। कंप्यूटर में जो भी चीज़ सेव होती है इसको हम फाइल कहते हैं। तो फाइल को सेव कैसे करना है, फिर हमारे पास जो डिफरेंट फाइल को सेव करने के तरीकाकार हैं, हमने देखा था स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर कि फाइल एलोकेशन टेबल था, NTFS था। तो इनमें से किस को यूज़ करते हुए एफिशिएंट तरीके से फाइल्स को डिस्क के ऊपर मैनेज करना है। अब जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं इसके अंदर फाइल्स को सेव करने के लिए हम डिफरेंट तरह के फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। फोल्डर के अंदर फोल्डर्स भी हो सकते हैं, फाइल्स भी हो सकते हैं। इन सारी फाइल फोल्डर का जो ट्रैक रखना है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जिम्मेदारी है। सब फोल्डर ऐसा फोल्डर होता है जो एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर को हम सब फोल्डर कहते हैं। फिर हमारे पास जॉब शेड्यूलिंग है। जॉब शेड्यूलिंग के अंदर बेसिकली ये कहते हैं कि जब हमारे पास मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट होती है जिसमें एक से ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर हैं एक टाइम के ऊपर रन हो रहे होते हैं, तो जो रनिंग सॉफ्टवेयर है इसको बेसिकली हम कहते हैं ये हमारे पास एक जॉब है कि जो कंप्यूटर ने काम परफॉर्म करना है, और एक टाइम के ऊपर चूँकि उसमें मल्टीपल जो टास्क हम परफॉर्म करने होते हैं, तो इसलिए जो फॉर एग्जांपल 4 या 5 सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, तो इसमें से CPU किस टाइम पे CPU की टर्न है कि जी इसने प्रोग्राम 1 को राइट करना है, किस टाइम पे टर्न है कि इसने प्रोग्राम 2 को जो है वो एग्जीक्यूट करना है, और कब सॉफ्टवेयर 3 की बारी है, इसी तरह जब सॉफ्टवेयर 4 की टर्न कब आनी है। तो इसको हम कहते हैं कि जॉब को जो है वह शेड्यूल करना है कि किस टाइम के ऊपर कौन सा जो सॉफ्टवेयर है ये काम करेगा। तो इसके अंदर जो है वो जब जो सॉफ्टवेयर करंटली रनिंग स्टेट के अंदर होता है, कीबोर्ड, माउस, इनपुट आउटपुट सारी डिवाइसेस जो हैं वो उसी के कंट्रोल के अंदर होती हैं। तो जो भी कमांड्स आती हैं उस टाइम के ऊपर उस सॉफ्टवेयर के लिए आती हैं। या डिस्क के ऊपर कोई चीज़ सेव करनी है, रैम के अंदर जो कोई कंटेंट हैं उनको हम जो है वो सेव करना चाहते हैं ऑन द डिस्क, या डिस्क से हम लोड करना चाहते हैं ऑन द रैम, तो ये सारे टास्क जो हैं वो उस टाइम के ऊपर परफॉर्म होते हैं। अब ये जो मल्टीपल टाइम्स एक टाइम पे जब रन होती हैं तो इसको हम जॉब शेड्यूलिंग कहते हैं। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये देखता है किस टाइम के ऊपर मैंने टर्न देनी है, किस जो है वो जॉब को टर्न देनी है ताकि वो अपना काम जो है वो कंप्लीट कर सके। किसको मैंने जो ज़्यादा टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है, किसको मैंने थोड़े टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है कि इन सारी चीज़ों को मैनेज करें। इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर के साथ डिफरेंट तरह की डिवाइसेस लगी होती हैं। उन डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करना, उनसे जो भी हमारे पास जो है वो डाटा इनपुट के तौर पे आ रहा है, या जो अगर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं उन पे जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि जो हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेज है इसको ट्रांसलेट करना थ्रू डिवाइस ड्राइवर, ताकि हमारी जो है वो डिवाइस अंडरस्टैंड कर सके, और डिवाइस से अगर कोई हमारे पास कमांड आ रही है या डाटा आ रहा है उसको ट्रांसलेट करना ताकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको समझ सके। तो इसके अंदर जो है वो डिवाइस ड्राइवर को यूज़ किया जाता है ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है ये अनेबल हो सके। इसके बाद जो परफॉर्मेंस है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज हैं, CPU है, मेमोरी है और हमारी हार्ड डिस्क है, किस टाइम के ऊपर जो है वो कौन सी चीज़ कितनी इस्तेमाल हो रही है। तो इन तमाम की एफिशिएंसीज को मॉनिटर करना और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं
वो रन हो रहे होते हैं। इन सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये रिक्वेस्ट करते हैं टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कोई काम करवाने के लिए, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर से वो काम करवाता है। तो ये सारे जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। अब ये सर्विसेज कैसे हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं, तो इनकी एग्जीक्यूशन के लिए हम जो है वो सिस्टम कॉल्स को यूज़ करते हैं। सिस्टम कॉल के अंदर हम रिक्वेस्ट करते हैं टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कि ये काम जो है हमें हार्डवेयर से करवा के दिया जाए। मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम कॉल को यूज़ करते हुए हार्डवेयर से अपना काम करवाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक इंटरफेस दे दिया है सिस्टम कॉल्स, इन सिस्टम कॉल्स को हम यूज़ करते हुए हार्डवेयर से अपना जो फंक्शनैलिटी है वो ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस है कि इसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कि दूसरे प्रोग्राम को भी, कि ऐसे प्रोग्राम जिन्होंने मेमोरी में लोड होने हैं, अनलोड होने हैं, इसके अलावा जो डिस्क है इस पे प्रोफाइल सेव करनी है, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है, इस तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग सिस्टम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और मेजर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन है सारी, इस सारी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि नेटवर्क के ऊपर कोई चीज़ जो है वो किसी की रिक्वेस्ट जा रही है या किसी चीज़ का रिस्पांस जो है वो बैक आ रहा है, तो इस पूरी फंक्शनैलिटी को ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। अब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके अंदर नेटवर्क की प्रोविजन होती है, इनको हम कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या NOS भी हैं, इसका हम शॉर्ट के अंदर कह देते हैं। अब इसमें जितनी भी कोऑर्डिनेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है कि किस टास्क ने रिक्वेस्ट की थी इंटरनेट के ऊपर, फॉर एग्जांपल वेब ब्राउज़र है, तो वेब ब्राउज़र के अंदर अगर आपने 5 या 4 टैब खोले हुए हैं, हर टैब के अंदर जो डाटा है वो डिफरेंट है। जब कंप्यूटर के पास डाटा आता है तो हर टैब का जो डाटा है उसी टैब के अंदर डिस्प्ले कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक में आपने फेसबुक खोली हुई है, अगर आपका कोई मैसेज आ रहा है तो फेसबुक का मैसेज इसमें आएगा। नेक्स्ट आपने अगर कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड वाला जो डाटा होगा वो इसी में अपीयर होगा। अगर आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो वो डाटा इधर ही अपीयर होगा। तो इसके अंदर जो है ये पूरा कोऑर्डिनेशन करना कि किस करंटली किस प्रोसेस ने जो है वो रिक्वेस्ट की है और किसका रिस्पॉन्स जो है बैक आ रहा है, ये भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि नेटवर्क के ऊपर हमने डिफरेंट अपने डिवाइसेस जैसे प्रिंटर है या स्टोरेज डिवाइसेस को अटैच किया हुआ है ताकि बहुत सारे जो हमारे ऑनलाइन डाटा हम स्टोर करना चाहें, या हमारे पास एक ऑफिस इन्वायरमेंट है जिसके अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं लेकिन प्रिंटर एक है, तो इस चीज़ उसके अंदर भी हार्डवेयर को कंट्रोल करना भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जिम्मेदारी होती है कि जो नेटवर्क के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस लगी हैं इनको कैसे कंट्रोल करना है और कोऑर्डिनेशन कैसे कराना है कि जब यूज़र 1 प्रिंट दे तो जो यूज़र 2 ने अगर उसी टाइम पे प्रिंट दिया हुआ है तो एक का प्रिंट जो है वो तब तक होल्ड हो जाए जब तक एक का प्रिंट कंप्लीट नहीं होता। जब यूज़र 1 जो है वो प्रिंट कर लेगा तो फिर यूज़र 2 जो है वो प्रिंट कर सके।